नमस्कार, स्वागत है आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे छात्रों की गूंज में सियासत की आवाज को लेकर। उत्तराखंड की सियासत में राहुल गांधी के देहरादून दौरे के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो चली है। रोजगार, भर्ती घोटाले, पेपर लीक और अग्निवीर जैसे तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है कांग्रेस। तो बीजेपी राहुल गांधी के दौरे को राजनीतिक दिखावा बता रही है और पलटवार कर रही है। राहुल गांधी के दौरे ने उत्तराखंड की राजनीति में युवा सैनिक और महिला वोटरों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने युवाओं छात्रों से संवाद किया है कि राहुल गांधी के मुद्दे कांग्रेस को राजनीतिक बढ़त दिलाएंगे या बीजेपी का जवाबी हमला कांग्रेस पर भारी पड़ेगा। आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड, जहां सेना से हर गांव और हर परिवार का गहरा रिश्ता है, जहां रोजगार युवाओं की सबसे बड़ी चिंता है और भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक ने हजारों युवाओं के सपनों को झकझोर दिया है। ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का देहरादून दौरा सियासी तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। देहरादून पहुंचते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले दिवंगत अमर सिंह मेहता के आवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। इसके बाद राजपुर रोड के एक होटल में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। संगठन की मजबूती, रोजगार, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, पलायन और महंगाई जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। उधर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के दौरे पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस पर महिलाओं के मुद्दे पर दोहरे रवैये अपनाने और महिला आरक्षण में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी जी पहले भी आ रहे थे और किसी कारणवश नहीं आ पाए, और अब उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया और आ रहे हैं। लेकिन महिलाएं जो उत्तराखंड की बहनें हैं वो इस बात का विरोध करती हैं, क्योंकि 33% जो आरक्षण की मांग दशकों से बहनों की थी और जो सपना बहनों का पूरा होने जा रहा था, उस सपने में व्यवधान डालने का काम उनका था। और व्यवधान ही नहीं, उसे बहुत गंदे तरीके से, मतलब परिहास उड़ाकर, उसका मजाक उड़ाकर उस बिल को गिराने का काम उन्होंने किया। तो उत्तराखंड की बहनें तो उन्हें माफ़ नहीं करेंगी, और इस मुद्दे को लेकर ही आज सारी महिलाएं सड़क पे थी। राहुल गांधी लंबे समय से अग्निवीर योजना और भर्ती घोटालों को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर अपना राजनीतिक हथियार बना रही है। राहुल गांधी ने शाम को रेसकोर्स रोड स्थित बन्नू स्कूल ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं से संवाद भी किया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। तो राहुल गांधी जी युवाओं के नेता हैं, वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो किसानों की बात करते हैं, वो देश के भविष्य की बात करते हैं। और आज जिस तरीके से पूरा जो माहौल है वो खचाखच छात्रों से जो भरा हुआ है, ये दर्शा रहा है कि हर एक व्यक्ति अपने चहेते जो नेता है राहुल गांधी जी, उनसे बात करना चाहता है, उनकी एक झलक को देखना चाहता है। उत्तराखंड में सियासी मुकाबला अब रोजगार, भर्ती परीक्षा और अग्निवीर योजना के इर्द गिर्द सिमटता दिख रहा है। राहुल गांधी इन मुद्दों से युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों का जवाब अपनी उपलब्धि से दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस को नई राजनीतिक ताकत देगा या बीजेपी का जवाबी अभियान भारी पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज आरती भंडारी। मैं भी आप लोगों की तरह उत्तराखंड की गवर्नमेंट तैयारी कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तनिष्क कांडपाल। आई एम ए नीट एस्पिरेंट। हेलो, उसको भैया थोड़ा पास पकड़िए। नमस्कार सभी को। मैं हसमुख यादव गया जी बिहार से आया हूँ, और सर से कुछ बात करना है इसी पर। तो अभी ये हमारे जो 4 मित्र हैं, ये सब इस रास्ते पे चले हैं, तो मैं थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस क्या था, कैसे था, थोड़ा सा आपसे सुनना चाहता हूँ। सर, थोड़ा जोर से, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा। सर, मैं बीपीएससी स्टूडेंट हूँ। टीआरई 3 दिया था, उसमें क्वेश्चन लीक हो गया। उसके बाद 3 महीने 1 साल बाद बीपीएससी एआईडी एग्जाम दिया, उसका भी क्वेश्चन लीक हो गया।
हम स्टूडेंट इतना मेहनत से, इतना कष्ट सह करके तैयारी करते हैं, और ये सरकार का जो रवैया है, बार बार क्वेश्चन लीक हो जाना, उसका कोई प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा नहीं होना, जिससे हम सभी छात्र बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो जाहिर तौर पर जो छात्रों की गूंज, ये कार्यक्रम जो है थोड़ा देरी से शुरू हुआ मौसमी कारणों के चलते, तो इस वक्त कार्यक्रम वहाँ पे जारी है। वहीं दूसरी तरफ एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है, वो है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रमुख के प्रवक्ताओं के, वो सीधा पहुंचे हैं सीजेपी सोनम वांगचुक से मिलने के लिए। वहाँ पर उन्होंने जाके उनसे बातचीत की और अनशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं देश आपके साथ है, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन सब के बीच और भी तमाम चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे निकलकर सामने आ रही हैं, जहाँ पे छात्रों का कहीं ना कहीं एक असंतोष जो है अब अपनी रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। आखिर क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? क्या ये मुद्दा भी सिर्फ पक्ष और विपक्ष की राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा, या इसके पीछे भी सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर चर्चा होगी कि यूपीए की सरकार में क्या हुआ था और एनडीए की सरकार में क्या हुआ था? या वाकई में अब सुधार के प्रयास होंगे, या इसको लेकर कोई चेष्टा की जाएगी? अगर आज इस देश के युवा बारिश में, उमस में, गर्मी में अगर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में ट्रेन से, बसों से, अपने घरों से पहुंच रहे हैं, तो आखिर सवाल किससे पूछा जाए, जवाब किससे मांगा जाए? असंतोष जिनका है उसके लिए जवाबदारी किसकी है? आखिर वो कैसे तय होगी, समझने की कोशिश करेंगे। सतीश चंद्र बीजेपी से हमारे साथ हैं, मनीष कर्णवाल कांग्रेस प्रवक्ता है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, रघुनाथ कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जाहिर तौर पर सतीश जी, कह सकते हैं आपकी राज्य में सरकार है, आज एक बड़ा आयोजन जो है गूंज, जिसका आयोजन इस वक्त हो रहा है वहाँ पे देहरादून में, और एक दिन पहले भी हम इसी पे चर्चा कर रहे थे, तब आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि यहाँ तो बस कहने के लिए भीड़ जुटाई जा रही है, पर क्या ये जो लोग आ रहे हैं, हमने तो सिर्फ 1.5 मिनट की क्लिप दिखाई है, और हम नहीं जानते ऐसे कितने बच्चे हैं, कितने एस्पायरीज हैं, कितने अभ्यर्थी हैं जो नीट के लिए, यूजी के लिए, या फिर तमाम अलग अलग सीयूईटी के लिए अप्लाई करते हैं, और फिर वहां पर उन्हें पता चलता है कि द होल सिस्टम इज रिग्ड, पूरी व्यवस्था ही चरमराई हुई है। अभिषेक भाई धन्यवाद। पहले मैं ये कहना चाहूंगा अभिषेक भाई, जो राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष इस देश के आज यहाँ पे छात्रों और युवाओं को भ्रमित करने के लिए जो आए हुए हैं, तो उनसे सबसे पहले इस बात का जवाब मांगा जाएगा कि जब नीट का एग्जाम था, उस दिन कर्नाटक कांग्रेस ने जो आंदोलन करा, जो जुलूस निकाला, जो छात्र उस परीक्षा को देने से वंचित रह गए, जब कल 20 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया नीट में, उनमें से 11 लाख के आसपास अभ्यर्थी पास हुए हैं, उत्तीर्ण करिए जिन्होंने परीक्षा, जो परीक्षार्थी उस परीक्षा से वंचित रह गए कर्नाटक के, उनको क्या जवाब देंगे राहुल गांधी? पहले उनको जवाब देना चाहिए राहुल गांधी को कि उन बच्चों का क्या कसूर था, उन्होंने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस पार्टी का। और इसके साथ ही अभिषेक भाई, आपने देखा होगा जब कोटा में राहुल गांधी जी वहां पे अपना इसी तरह का एक कार्यक्रम करते हैं, और 2 दिन बाद नीट की परीक्षा थी, तो उन बच्चों को क्या जवाब देंगे राहुल गांधी? सतीश चंद्र जी, पहले मेरे ख्याल से सरकार में रहते हुए आपको जवाब देना चाहिए कि दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत ही क्यों पड़ी? निश्चित तौर पे अभिषेक भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को वो समय याद करना चाहिए जब उनकी सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो नीट परीक्षा तो छोड़ दीजिए अभिषेक भाई, वो तो हमारी सरकार आई तब हमने लागू करी। उससे पूर्व मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए क्या होता था? 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए का डोनेशन। जो गरीब बच्चा है, जो फाइनेंशियली वीक है, वो बेचारा एडमिशन नहीं ले पाता था मेडिकल कॉलेजेस में। हमारी सरकार आई, हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ एक जो परीक्षा थी वो हमने लागू करी नीट जैसी, और इसी का परिणाम यह है कि आज एक आर्थिक तौर पे कमजोर बच्चा भी
मेडिकल कॉलेज में अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके एक अच्छा डॉक्टर बन रहा है, एक अच्छा चिकित्सक बन रहा है देश की सेवा के लिए। मैं कहना चाहता हूं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से निभा रही है। आपने उत्तराखंड में जब एनडी तिवारी जी की सरकार थी, उस समय दरोगा भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, आपने कौन सी सीबीआई जांच कराई? आपने कौन सी जांच करवाई? बताइए जरा। यहाँ पे हरीश रावत जी के समय पे यूके SSS में घोटाला हुआ, अध्यक्ष से लेकर सचिव और परीक्षा नियंत्रक तक जेल चले गए, उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये बताइए, आपने उसके बाद उस सुराग को भरने का कार्य क्यों नहीं करा? आपने क्यों नहीं ऐसी नीति लागू करी? हमारी सरकार आई, हम सख्त नकल विरोधी कानून लेके आए हैं। सतीश जी, आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि आप एक न्यूज डिबेट में बैठे हैं और मुझे ये जवाब दे रहे हैं। लेकिन आज जो बच्चे जिनके साथ गलत हुआ है, कि आप उनसे भी यही कहेंगे कि देखिए तुम इसलिए फेल हुए, चलो पहले देखो हरीश रावत जी की सरकार में क्या हुआ, आप उनको ये एक्सक्यूज देंगे? नहीं, देखिए अभिषेक भाई, हम एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं। पहली बात, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो, देखिए अभिषेक भाई, अगर वहां पे नीट लेवल पे अगर परीक्षा लीक हुई तो किसने नहीं माना? सरकार ने डिनाई करा क्या? सरकार ने उस चीज को माना ना कि वो चीज हुई है। लेकिन जो नीट की परीक्षा पत्र को बनाने वाले जो शिक्षक थे, उन्हीं के द्वारा ये लीक करा गया। सरकार का इसमें कहीं पे भी रोल नहीं रहा। हाँ, लेकिन नीतियां कुछ गलत रही, लेकिन हमारी सरकार ने उनको सुधारीकरण के लिए कार्य करा, और यही कारण है कि विद इन इतनी जल्दी, इतने कम समय के अंतराल में दूसरी बार नीट की परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई गई और कल उसका रिजल्ट भी आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता, युवा सब देख रहे हैं कि जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके इमोशन, उनकी भावनाओं के साथ खेलना चाह रही है, जो वो लोग होने नहीं देंगे और ना हमारी सरकार होने देगी। जहां पे भी सिस्टम में लीक पॉइंट है, जहां पे भी इस तरह की चीजें हैं, उसको सुधार करा जाएगा, उसमें इंप्रूवमेंट करा जाएगा और नई नीति जल्दी सबके सामने आएगी। चलिए ठीक है। मनीष जी, क्या कहेंगे आप कि युवा जो नाखुश हैं, जाहिर तौर पर देखिए एक बच्चा तैयारी करता है, एक अभ्यर्थी तैयारी करता है और उसके बाद इस तरह की स्थिति बनती है तो उसके बाद एक असंतोष तो होता है, लेकिन जो बात सतीश जी कह रहे हैं कि अब उनके असंतोष का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है आपकी पार्टी के द्वारा। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, वैसे बेसिक है, लेकिन मैं आपसे जवाब चाहूंगा इस पर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी प्रवक्ता थे, वो बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे थे कि अगर परीक्षा में गड़बड़ हुई है, और अगर परीक्षा में गड़बड़ हुई है तो हमारी सरकार ने पकड़ा किसको? तो लगता है कुछ ऑडियो में डिस्कनेक्शन है, लौटेंगे हम इस पे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी मनीष जी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी जी। अपनी बात बोल लीजिए। जो FTA एजेंसी है पेपर करवाने वाली, क्या कुछ उसके किसी अधिकारी के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? मैं 4th क्लास एम्प्लॉय की बात नहीं, जैसे राम मंदिर चोरी में हुआ है कि ड्राइवर को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। निश्चित रूप से पिछले 12 सालों में केवल मात्र 80 पेपर लीक हुए हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। ये तो होता रहता है, चलता रहता है। नहीं, पर मनीष जी, इससे पहले भी पेपर लीक हुआ है। मौजूदा सरकार ये कह रही है कि एनडीए के तहत हमने सुधार करने की कोशिश की है। मैं सुधार पर बात करना चाहूंगा, कार्रवाई पर नहीं। एनटीए ने बिल्कुल बहुत अच्छी कोशिश करी, उसने केवल पेपर लीक करे, वो एजेंसी किसी को जवाब दे नहीं है, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सारा उसे फुल प्रूफ बना के दे रखा है, उसे बुलेट प्रूफ बना रखा है कि तुम पेपर मतलब पेपर की फीस 100 रुपए, और अगर एक क्वेश्चन गलत आ गया तो 250 रुपए वो विद्यार्थी देगा उस क्वेश्चन को चेक करवाने के लिए दोबारा से। पर मनीष जी, इससे राज्य और केंद्र को क्या हासिल होगा? कर लेंगे। सवाल यह है कि इससे राज्य और केंद्र को क्या हासिल होगा? इससे तो उन्हीं की छवि खराब हो रही है। नहीं, उनकी कोई छवि खराब नहीं है। उनके पास में बिल्कुल एक सुरक्षा चक्र बना हुआ है, जिस सुरक्षा चक्र का नाम सब जानते हैं, इलेक्शन कमीशन है। उनको छात्रों की किसी की कोई चिंता नहीं पड़ी हुई है। उनको केवल अपने लोगों को पैसा कमवाना है, जिसमें वो लोग माहिर हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। और उसके लिए छात्र, राहुल जी ने भी बताया ना, 5D 5 दरवाजों की बात करी कि कौन से 5 दरवाजे छात्रों की गूंज के तहत आपने कोटा में एक आयोजन किया और इस वक्त देहरादून में चल रहा है
क्या उद्देश्य कांग्रेस का इसके पीछे, और इससे आखिर हासिल क्या होगा? क्या ये भी सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपोगंडा बन के रह जाएगा या इससे कुछ बेहतर स्थिति हमें देखने को मिलेगी? इसमें कहीं पर राहुल जी ने एक बार भी कोटा में भी और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। राहुल जी की डिमांड सीधी है और हमारी डिमांड सीधी है कि जो ये हमारे देश के भविष्य है, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं अभिषेक जी, मेरे घर में बच्चे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। जो 5 दरवाजे हुआ करते थे उनमें से 5 में से 4 दरवाजे बंद कर चुके हैं, केवल एक दरवाजा बचा हुआ है सरकारी नौकरी का। आप देखते होंगे कि अगर चपरासी की पोस्ट की वैकेंसी भी निकलती है तो उसके लिए एमफिल वाला बच्चा अप्लाई करता है। हजारों करोड़ रुपए का लोन है लोगों के ऊपर, जिस लोन को रीपेमेंट करने के लिए माँ बाप कहते हैं हर कीमत पे कर। बच्चों ने आत्महत्या करी, उस आत्महत्या का जिम्मेदार कौन? वो धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है क्या? जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं इस देश के, वो प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है क्या? जिनको हमने अपना प्रथम सेवक चुना था कि आप हमारे लिए सेवा करेंगे, उन्होंने सेवा के नाम पे ये दिया हम लोगों को वापस मिल्टन बैग में कि हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। उसके बाद उनका मुंह भी नहीं खुलता। पवन खेड़ा जी भी आज सोनम वांगचुक जी से मिलने के लिए पहुंचे थे जंतर मंतर पर, किस तरह से इसे देखा जाना चाहिए आपके हिसाब से? सोनम वांगचुक जी तो शुरू से, मैं जितना मैंने उनको देखा है, वो शुरू से नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। आज वो उन्हीं के खिलाफ बैठे हुए हैं। परंतु क्या किसी ने ये पूछा कि नरेंद्र मोदी जी ने आज तक उनका हालचाल क्यों? पर मनीष जी सवाल ये उठ रहा है कि हमारी पार्टी, मेरी पार्टी के लोग, पवन खेड़ा जी पहुंचे, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी या फिर सोनिया गांधी जी पहुंचती तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा होता। आपने ये नहीं पूछा कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पहुंचे, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं पहुंचे, इनके जो नए अध्यक्ष बने नितिन नवीन वो क्यों नहीं पहुंचे? उनको भी तो इन्विटेशन भेजा गया था, वो क्यों नहीं पहुंचे? सवाल ये है, सत्ता में वो है, राहुल गांधी जी केवल आवाज एम्पलीफाई कर सकते हैं, परंतु जो भी समस्या है उसका निदान जो है वो केवल सत्तारूढ़ पार्टी कर सकती है। उनमें से कोई आदमी क्यों नहीं पहुंचा? वो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या नाम है, रविशंकर प्रसाद जी, वो क्यों नहीं पहुंचे? संबित पात्रा क्यों नहीं पहुंचे? इनमें से बताइए कौन सा पहुंचा जो परमानेंट राहुल गांधी जी के बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं? ठीक है, इनमें से कोई क्यों नहीं पहुंचा? समझने की कोशिश करेंगे। रविन्द्रनाथ कौशिक जी भी हमारे साथ हैं। रविन्द्रनाथ जी, किस तरह से देखते हैं आप इसे? सोनम वांगचुक जी 19 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और वहां पर हमने देखे तमाम राजनीतिक दल, चंद्रशेखर आजाद से लेके समाजवादी पार्टी, हालांकि ये भी दिलचस्प है बड़ा, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे लेकिन उनकी धर्मपत्नी पहुंची, वहां पे वो भी सांसद है लोकसभा से, लेकिन वहां पे पवन खेड़ा जी पहुंचे पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे। ये जो तमाम स्थिति बन रही है उसे किस तरह से देखा जाए, किस तरह से देखें इसे? क्या ये कोशिश हो रही है विपक्ष द्वारा कि इस मामले का राजनीतिकरण ना हो, या फिर ये मुद्दा कांग्रेस बनाम बीजेपी बन के ना रह जाए, विपक्ष बनाम पक्ष का बन के ना रह जाए? मनीष जी मैं लौटूंगा आपके पास। रविन्द्रनाथ जी से मेरा सवाल था, मुझे 10 सेकंड चाहिए केवल। जी ओके। क्या राहुल गांधी जी की समस्या का निवारण कर सकते थे? आप राहुल गांधी को फोकस करें, आपका सवाल भी ना नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं है। ठीक है, एक मिनट प्लीज। रविन्द्रनाथ जी आप बोलिए। जैसा कि आपने प्रस्तावना में बताया है कि बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतनी तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाए तो ये बड़ी निराशा वाली बात है। बच्चे कोचिंग करते हैं, समय लगाते हैं, धन लगाते हैं और उसके बाद जो है एंड मौके पे पेपर लीक हो जाए तो ये बड़ी निराशाजनक बात तो है ही। अब जब एक मुद्दा है तो उसका राजनीतिकरण भी होगा ही। राजनीतिकरण होगा तो उसके समाधान में दिक्कत आएगी। देखिए, कांग्रेस जो है वो सोनम वांगचुक के धरने में बड़े संकोच के साथ पहुंची है, लेकिन इस दौरान जो है सोनम वांगचुक की खुद की विश्वसनीयता जो है वो सवालों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया पे जाके देखिए कि उनकी बैकग्राउंड से लेकर के उनके इनोवेटिव जो क्रेडिट्स हैं उन सब पे सवाल खड़े हो गए। यहाँ तक हो गया कि भाई वो उनकी जो एनजीओ का जो लफड़ा है उससे परेशान है। कांग्रेस एक्चुअली संकोच इसलिए कर रही थी कि भाई जो विरोध का स्पेस है वो कहीं आम आदमी पार्टी की तरह वो न कब्जा ले, कांग्रेस लोग आके ना कब्जा लें। वो इस डर से वहां नहीं गई है। और सवाल ये है कि भाई सरकार जो है वो धरने प्रदर्शन से चेंज नहीं हुआ करती।
उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है, चुनाव जीतना पड़ता है, तब बात होती है। जहां तक कांग्रेस की बात है, भाई आप जो है माहौल का फायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन जनता को आप तब तक भरोसा नहीं दिला सकते जब तक आप कोई वैकल्पिक जो है विचार ना रखें कि भाई ये होगा तो आपका पेपर लीक नहीं होगा। आपके पास क्या कार्यक्रम है, कोई तकनीकी है, कोई संकल्प है, उसकी रूपरेखा क्या है कि भाई उनसे गलती हुई तो हमें ले आओ, हमसे गलती होगी तो उनको ले आना। तो ऐसे राजनीति नहीं चला करती जी। पर क्या ये मुद्दा सिर्फ 2 राजनीतिक दलों या 3 या 4 राजनीतिक दलों के बीच में सीमित है? अन्ना हजारे जी ने अभी 11 दिन तक अनशन किया था, उसके बाद वहां पे तमाम राजनीतिक दल के विपक्षी दलों के लोग पहुंचे थे और फिर हमने तब्दीलियां देखी। यहां पर भी यही बात हो रही है कि जो गलत हुआ है उसके लिए उत्तरदायित्व तय हो और सजा जो जिम्मेदार उन्हें मिलनी चाहिए, ये उनका। और अभिजीत दीप के जो कांग्रेस जनता पार्टी या फिर सोनम वांगचुक, वो भी तो यही कह रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि जिम्मेदार है उनका उत्तरदायित्व तय हो और उनको सजा मिलनी चाहिए। उनका सिंगल एजेंडा, उन तो सीधे बोलते कि हमें कोई पार्टी बनानी ही नहीं है। इनफैक्ट तो अरविंद केजरीवाल को तो इस बात की आलोचना की जाती है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के नाम पर आम आदमी पार्टी बन गई। देखिए, पार्टी बने तो भी ठीक है, एक जिम्मेदारी तो लेंगे ना। केजरीवाल ने पार्टी बनाई और ये साबित हुआ कि भाई जो आईटीएन है वो भी शासन नहीं चला सकते। शासन चलाने के लिए डिग्रियों से कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। वो आपकी जो है जनता से जुड़ाव चाहिए, उनकी चिंता चाहिए, और जो है आप ऐसे लोग इकट्ठे कर सकते हैं जो नीति बनाए, कार्यक्रम बनाए। अब ये जो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे पर आवाज उठाएंगे, तो इनकी खुद की जिम्मेदारी क्या है? पर रविंद्र जी, आप इस बात को मानेंगे कि आपको यह भी देखना होगा कि जो पावर में है उनका उत्तरदायित्व क्या है, उन्होंने इसको लेकर अब तक क्या कदम उठाए? कि जहां तक मुझे ध्यान आता है, यूके SSS में नकल पकड़ी गई थी, वो भाजपा जो है उसे संभाल नहीं पाई। जैसे ही उसकी पोल खुली तो पता लगा कि जो नकल में शामिल थी महिला, वही जो है अधिकारियों के बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। तो शासन प्रशासन इस मामले में बहुत सक्षम नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला, कोर्सिव एक्शंस होते हैं लेकिन प्रिवेंटिव एक्शंस नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाह रहा हूं, मैं बीच में रोक रहा हूं चर्चा को। तो जाहिर तौर पर एक सवाल है कि छात्रों की गूंज का ये आयोजन वहां पे हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। आखिर क्या जो गलतियां हैं उसमें आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा, या फिर हर बार की तरह इस बार भी 2 राजनीतिक दलों या फिर अलग अलग पक्षों के बीच में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम चलता रहेगा? क्योंकि अब बात है युवाओं के भविष्य की, उत्तरदायित्व तय करने की, व्यवस्था में सुधार करने की। आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, जहां पर बहुत ही आसानी से किसी भी गफलत को ट्रेस किया जा सकता है। उन सब के बावजूद भी आखिर ये लीक कैसे होते आ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और क्या इसका कोई समाधान हम ढूंढ भी पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रपंच बन के रह जाएगा? इस सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। आप देखते रहना आदि टीवी। नमस्कार।